हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। मैटर्स को अगर हम देखें तो ब्रॉडली हम ऐसा बोला करते हैं कि सॉलिड तीन फॉर्म में, मैटर्स तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हालांकि दो स्टेट्स और भी होती हैं, एक प्लाज्मा स्टेट है जिसमें गैसियस पार्टिकल्स आयंस की फॉर्म में और इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड एग्जिस्ट करता है। जैसे सन में देखें आप, हाइड्रोजन और हीलियम की गैसेस आयंस की फॉर्म में हैं और इलेक्ट्रॉन्स वहीं पे एज ए क्लाउड एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो प्लाज्मा स्टेट होती है। एक स्यूडो सॉलिड स्टेट रहता है, फिफ्थ स्टेट। बट हम लोग फिर भी हमारी मोस्ट ऑफ द स्टडीज़ को तीन फॉर्मेट्स पे स्टडी करेंगे। मैटर्स को तीन मेन क्लासेस के अंदर यहाँ पे पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास ये यूनिक क्लासिफिकेशन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन पर्टिकुलर स्पीसीज सॉलिड फॉर्म में होगा या कौन पर्टिकुलर स्पीसीज लिक्विड फॉर्म में होगा या कौन पर्टिकुलर स्पीसीज गैस फॉर्म में होगा, इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास आता है इंटर पार्टिकल फोर्सेस। मतलब पार्टिकल्स के बीच में कैसे फोर्सेस हैं, क्या पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। फोर्स इज नथिंग बट ए बॉन्ड। जैसे हम लोग पढ़ते थे आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ऐसे ही कुछ इंटर पार्टिकल फोर्सेज होते हैं। तो वो इंटर पार्टिकल फोर्सेस डिसाइड करते हैं कि उसकी स्टेट क्या होगी। यही एक चीज़ है जो सोलली रिस्पॉन्सिबल है इस सब के लिए, कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्पीसीज गैस है तो उसके बीच में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत वीक होगा, और अगर कोई सॉलिड है तो वो बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर मैं इन इंटर पार्टिकल फोर्सेस की कैटेगराइजेशन करूं तो हमारे पास आयनिक फोर्स हो सकते हैं, या मैं बोलूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, ये हो सकते हैं पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोवेलेंट फोर्स हो सकते हैं। हाँ, कोवेलेंट फोर्सेस भी हो सकते हैं पार्टिकल्स के बीच में। मेटालिक फोर्सेस हो सकते हैं पार्टिकल्स के बीच में। अगर पार्टिकल्स में ये फोर्सेस हैं तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस होगा, और उस सिचुएशन पे जो आपका वो पर्टिकुलर मैटर है उसका बहुत ज़्यादा चांस होगा कि वो सॉलिड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करे। कुछ एक्सेप्शनली लिक्विड की फॉर्म में हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करे। क्या सिर्फ यही तीन इंटर पार्टिकल फोर्सेस होते हैं? नहीं, यही तीन नहीं होते हैं, कुछ और कैटेगरीज बताऊं मैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक कैटेगरी होता है जो इंटर पार्टिकल फोर्स है, या मैं एक और नाम दे सकता हूँ कीज़म फोर्सेस, कीज़म बॉन्ड भी बोलते हैं उसको, ये भी एक इंटर पार्टिकल फोर्सेस का कैटेगरी है। या मैं डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स कह सकता हूँ, आयन डाइपोल अट्रैक्शन बोल सकता हूँ, डाइपोल आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन बोल सकता हूं। एक और नाम है, एक और टाइप ऑफ द फोर्स रादर आई शुड से, लंदन फोर्सेस बोल सकता हूं मैं। पहली बात तो दिमाग में ये ध्यान रखें कि फोर्स इज नथिंग बट ए बॉन्ड। फोर्स सिंपली एक बॉन्ड को ही बोल रहा हूं मैं। कहीं पे मैं बोल देता हूँ लंदन फोर्स, कहीं पे बोल देता हूँ कीज़म बॉन्ड या कीज़म फोर्स, वो सब एक ही बात समझिएगा। बॉन्ड सिंपली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जो पार्टिकल्स को इकट्ठा जोड़े रखता था। ये भी कुछ टाइप ऑफ द फोर्सेस हैं जो पार्टिकल्स की स्टेट को डिफाइन करने में हेल्पफुल रहेंगे। हम लोग ज़्यादातर फोकस इन्हीं पे रखेंगे आज। ये सब हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड क्या होता है? दो अपोजिट चार्ज आयंस के बीच का फोर्स। वो जो आयन आपको दिख रहा है वो मोनोएटॉमिक भी हो सकता है, पॉलीएटॉमिक भी हो सकता है। जैसे मैं कुछ नाम लूँ, NaCl, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक कैटायन, एक एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, ये सब जगहों पे एग्जिस्ट कर रहे हैं।
तो ये सब पार्टिकल्स आपस में आयनिक फोर्सेस से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं ये डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जिसकी वजह से कंपाउंड्स का जो स्टेट होता है वो सॉलिड होता है, मतलब वो सभी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते मुझे दिखाई देंगे। मुझे कोई एग्जाम्पल भी याद नहीं आ रहा जो मैं अभी इमीडिएट आपको बता पाऊँ कि वो आयनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है उसमें, और वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो रूम टेम्परेचर पे। दूसरा लिखा है मैंने कोवेलेंट बॉन्ड, रब करता जाऊंगा, इन तीन पे ज़्यादा डिस्कशन मुझे नहीं करना है। दूसरा लिखा है मैंने कोवेलेंट बॉन्ड। क्या पार्टिकल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होना मतलब उसकी स्टेट का सॉलिड होना है? इसको बहुत ध्यान से समझना है। सी, कार्बन और कार्बन के बीच में कोवेलेंट लिंकेज होती है डायमंड के अंदर, और हर कार्बन फर्दर 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। इस तरह से ये नेटवर्क बनता चलता है और हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़ता जाता है। कार्बन और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। एक मेरे पास और मॉलिक्यूल है मीथेन, जहां कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। सी और एच के बॉन्ड की स्ट्रेंथ और सी और सी के बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेरेबल है, मतलब कोई आमूल चूल डिफरेंस नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है, हालांकि सी सी बॉन्ड स्लाइट स्ट्रोंगर होगा, बट कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता ये पॉइंट, लगभग सेम स्ट्रेंथ मैं असाइन कर सकता हूँ उनको। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे भी पार्टिकल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है और यहाँ भी पार्टिकल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये जो है ये आपका सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और ये आपका गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। लिक्विड भी नहीं बन पाया, जबकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ तो सेम थी। हमें स्टार्टिंग से समझाया जाता था कि जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस हैं वो स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर वर्ड ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, बट मैंने जानबूझ के इंटर पार्टिकल वर्ड चूज़ किया है क्योंकि मैं कंप्लीट आपको इसके इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने पार्टिकल वर्ड यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के पार्टिकल्स में कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के पार्टिकल्स में भी कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसके स्टेट को जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो वो गैस आती है, जबकि इसकी स्टेट को ऑब्जर्व करता हूँ तो वो सॉलिड आती है। अगर मैं आपको इसका मेल्टिंग पॉइंट बताऊँ तो वो एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ 4000 केल्विन के आसपास मिलेगा। वन ऑफ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है ये, जितने भी एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। जबकि इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो ये डेफिनेटली कुछ अप्रॉक्सीमेट 200 केल्विन के आसपास मिलना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं। डेटा तो मैं वैसे ही बोल रहा हूं, जस्ट डिफरेंस को देखिए आप, कहां 4000 और कहां 200। तो ये क्या कहानी है? मतलब क्या कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होता? नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, आपके उस आयनिक बॉन्ड से भी कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर इसकी स्टेट गैस क्यों और इसकी स्टेट सॉलिड क्यों? मतलब जिन स्पेसिस के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, मैं क्या बोलूँ, वो स्टेट सॉलिड होगी या गैस होगी। तो देखो ये इतना आसान नहीं हो पाएगा बोलना। हाँ, एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ। अगर कोवेलेंट बॉन्ड में नेटवर्क बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड के नेटवर्क्स हैं, मतलब एक स्पेसिस कुछ कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है, वो स्पेसिस फिर आगे कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है, फिर वो स्पेसिस आगे कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है, फिर वो स्पेसिस आगे कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है। जैसे यहाँ था, ये कार्बन 4 कार्बन से लिंक था, ये फिर 4 कार्बन से लिंक था, वो फिर 4 कार्बन से लिंक है। इस तरह का अगर नेटवर्क बनता हो कोवेलेंट बॉन्डिंग के दौरान, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा जो उसे सॉलिड बना देगा। लेकिन अगर इस तरह का नेटवर्क ना बनता हो तो उस सिचुएशन पे आप ध्यान रखिए, जो ये बॉन्ड है वो कभी भी उसकी स्टेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है ही नहीं। यानी कि ये वो फोर्स नहीं है जो उसकी स्टेट को डिसाइड करेगा। तो कौन डिसाइड करेगा, यही हमें समझना है। सी हियर, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, और उसके बावजूद वो गैस है। तो ये जो बॉन्ड आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये उसकी स्टेट के लिए कतई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड से दिखाया है, ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड जरूर है,
बट ओवरऑल नाइट्रोजन का पार्टिकल ये पूरा है, ये पूरा नाइट्रोजन का एक पार्टिकल है N2, एक मॉलिक्यूल। तो इसके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसका कैसा फोर्स होगा वो स्टेट बताएगा। अगर बाय द वे ऐसा होता कि ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड होते और ये नाइट्रोजन फिर किसी नाइट्रोजन से कोवेलेंटली बॉन्डेड होता और ये नाइट्रोजन भी फिर किसी नाइट्रोजन से कोवेलेंटली बॉन्डेड होता, तो मैं कहता कि नाइट्रोजन ने नेटवर्क बनाया हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड्स का, एक नाइट्रोजन दो से फिर वो आगे और इस तरह से फैलता जा रहा है, तो मैं इसको पक्का सॉलिड फॉर्म में पाता। लेकिन ऐसा है नहीं, रियली इनके बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता, इनके बीच में भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता, इनके बीच में भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता किसी तीसरे के साथ। तो इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में एक स्पेशल तरह का कोई बॉन्ड होगा जो उसकी स्टेट को डिफाइन करेगा। और डेफिनेटली क्योंकि वो कोवेलेंट नहीं है, वो कोई वीक ही फोर्स होता होगा, तो मैं इसकी स्टेट को फिर गैस पा रहा हूँ। इसका बॉन्ड ये कितना स्ट्रॉन्ग है फॉरगेट, वो स्टेट नहीं बताएगा, वो इसकी स्टेबिलिटी तो बताएगा कि भाई हाँ ये बहुत स्टेबल है, वो ये बॉन्ड इसकी स्टेबिलिटी तो बताएगा कि हाँ ये N ट्रिपल बॉन्ड N बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो N2 बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, आप कितनी कोशिश कर लो वो इतना आसानी से नहीं टूटने वाला। लेकिन वो उसकी स्टेट को एक्सप्लेन नहीं करेगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो एक मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करता है, जैसे मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, थर्मल स्टेबिलिटी स्पेशली, तो वो नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि NN में ट्रिपल बॉन्ड है। वो एक्सप्लेन करता है कि CH का बॉन्ड स्टेबल है, स्ट्रॉन्गर है, तो वो स्टेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करता है। बट कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक अकेला मॉलिक्यूल कभी एक्सप्लेन नहीं करता। उस जैसे जब बहुत सारे पड़े होते हैं, मिलियंस पड़े होते हैं, तब वो प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेनेबल होती हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, जैसे स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। अगर मुझे किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल्स देखने हैं तो वो एक मॉलिक्यूल मुझे बता देगा कि CH4 में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है। अगर मुझे लेट मी कॉल बॉन्ड एंगल की बजाय बॉन्ड लेंथ देखना है तो हाँ एक मॉलिक्यूल बता देगा कि N और N के बीच में क्या बॉन्ड लेंथ है। मैं आयनाइजेशन एनर्जी किसी एटम की देखना चाहता हूँ, मैं किसी मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन एनर्जी देखना चाहता हूँ, तो एक मॉलिक्यूल की अपनी एक वैल्यू रहती है, वो बता देगा। लेकिन अगर मैं उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, तो एक मॉलिक्यूल के बस की बात नहीं होती है, फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके उस प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। तो जो नाइट्रोजन की स्टेट है, मान लो नाइट्रोजन की गैसियस स्टेट है, आप सबको पता ही है, तो उसकी नाइट्रोजन स्टेट को बताने के लिए ये मॉलिक्यूल या इस मॉलिक्यूल का ये बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल नहीं है। रादर इस जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जब आप बोतल में डालेंगे तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होगा वो रेस्पॉन्सिबल होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड वाली स्पीसीज कब सॉलिड होंगी या कब बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन बनाएंगी, वो सिर्फ यही है कि अगर उसकी कोवेलेंट लिंकेज नेटवर्क की तरह से फैल रही हो। अगर वो नेटवर्क नहीं बना रहा तो फिर वो सॉलिड होगा, आई एम प्रेटी मच डाउटफुल। उसके इंटरपार्टिकल अट्रैक्शंस कोवेलेंट होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इंटरपार्टिकल अट्रैक्शंस कोवेलेंट तो तभी होंगे जब इस तरह का नेटवर्क बन रहा हो। तीसरा देखिए, मेटालिक फोर्स। अभी कोवेलेंट की कहानी ख़त्म नहीं हुई है। अगर नेटवर्क बन रहा है तब तो ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वो सॉलिड होगा। बट अगर नेटवर्क नहीं बना, जैसे मीथेन में नहीं बना, जैसे नाइट्रोजन में नहीं बना, तो फिर कैसे फोर्स होंगे और कैसे स्टेट डिफाइन करेंगे? ये अभी बहुत सारी बातें हैं जो अभी इसी कंटिन्यूएशन में हम समझेंगे। तीसरा देखिए, मेटालिक फोर्स। मेटालिक फोर्स क्या है? ये मैंने एक मेटल ले लिया, कोई भी मेटल समझ लो आप, ये उसके पार्टिकल्स हैं, उसके एटम्स हैं, और उन सब की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। सबने अपनी आखिरी शेल का 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जो भी फिजिबल है वो छोड़ा हुआ है, और सभी इस तरह से पॉजिटिव आयंस में कन्वर्टेड हैं, कर्नेल बोलते थे इनको। और ये इलेक्ट्रॉन्स यहीं घूम रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज आयंस कर्नेल हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहीं घूम रहे हैं। इन सभी पॉजिटिव कर्नेल्स और सभी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स में एक पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं। उस बॉन्ड का नाम है मेटालिक बॉन्ड। और ऐसे बॉन्ड जब किसी पर्टिकुलर
मैटर में पाए जाएंगे, किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में पाए जाएंगे, तो उस सॉलिड को बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। ये मेटालिक फोर्सेस हैं जो उस मेटल को सॉलिड फॉर्म में रखने की कोशिश करते हैं। ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हालांकि वैसा तो नहीं होता जैसा कोवेलेंट होता है, बट मोस्ट ऑफ द एग्जांपल हम देखते हैं तो वो सॉलिड्स की कैटेगरी में ही हमें दिखते हैं। सभी मेटल्स और एलॉय, मोस्ट ऑफ, कुछ एक दो एक्सेप्शंस को छोड़ के, वो सब सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमें पता चला कि अगर स्पीसीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस हैं तो वो सॉलिड हो सकता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर कोवेलेंट फोर्सेस हैं तो अगर नेटवर्क बन रहा है तो सॉलिड हो सकता है, अगर नेटवर्क नहीं बन रहा तो फिर पता नहीं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। और अगर मेटालिक फोर्सेस हैं तो भी हमें काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि सॉलिड स्टेट हो सकती है। ओके, अब देखते हैं कुछ और फोर्सेस जो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक है कीज़म बॉन्ड। पहले इन दो को समझ लीजिए, उसके बाद फिर थोड़ा सा डिस्कशन इनके ऊपर रहेगा। ये मेरे पास HF के मॉलिक्यूल्स हैं एक बोतल के अंदर। थोड़ा बड़ा बना देता हूं बोतल को ताकि मॉलिक्यूल्स को क्लियरली समझ पाएं। ये मेरे पास HF के मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। सी है, बहुत सारे HF के पार्टिकल्स को मैंने यहाँ पे एक बोतल में डाल दिया है और इधर मैंने HCl के मॉलिक्यूल्स को डाल दिया है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सभी। इस F नेगेटिव और इस H पॉजिटिव में एक अट्रैक्शन है। इस F नेगेटिव और इस H पॉजिटिव में एक अट्रैक्शन है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक ऐसा बॉन्ड है जो इन दो पार्टिकल्स के बीच में है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है। ये इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, या HF एक पार्टिकल है तो इंटर पार्टिकल फोर्स है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली यहां देखिए, Cl पे नेगेटिव है, H पे पॉजिटिव है, H पे पॉजिटिव है, Cl पे नेगेटिव है। तो इस Cl नेगेटिव और इस H पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। क्यों? लग तो सेम एक जैसा रहा था। एक्चुअली इस बॉन्ड को बोला है कीज़म बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, या इसको नाम दिया है कीज़म बॉन्ड, कीज़म फोर्सेस। इसको हाइड्रोजन बॉन्ड दिया इसकी स्ट्रेंथ की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्ड और कीज़म बॉन्ड में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, क्लियर कट समझिए। दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स में होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्पेशल कैटेगरी बना दी अगर FON के साथ H लगा हुआ है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ H लगा हुआ है, तभी हम उसको बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, अदरवाइज उसको बोल देंगे कीज़म बॉन्ड, कीज़म बॉन्ड या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। HF के मॉलिक्यूल्स में जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये स्ट्रेंथ की वजह से एक स्पेशल नाम पा रहा है। इसकी स्ट्रेंथ एक्सेप्शनली हाई होती है, जिसकी वजह से हम इसको कीज़म बॉन्ड ना कह के डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्ड कह देते हैं, कीज़म बॉन्ड नहीं कहते। जबकि यहाँ पे वैसी स्ट्रेंथ नहीं थी बॉन्ड में, तो उसको नाम दे दिया कीज़म बॉन्ड या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे HF की बजाय वाटर फिल कर लेता हूँ और यहाँ भी H2S फिल कर लेता हूँ। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। सिमिलरली ये H किसी आगे, ये H किसी आगे के साथ। अगर आप वाटर को देखें तो O और H में कोवेलेंट बॉन्ड्स थे, लेकिन अगर आप वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल को देखें तो वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल इस वाटर मॉलिक्यूल से या इस वाटर मॉलिक्यूल से या इधर से कोई एक वाटर मॉलिक्यूल या इधर से कोई एक वाटर मॉलिक्यूल, इस तरह से वो 4 डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड है, बॉन्डेड है।
वो ना आयनिक बॉन्ड है, ना कोवेलेंट बॉन्ड है, ना मेटालिक बॉन्ड है, बट एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ द बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो इन मॉलिक्यूल्स को आपस में इकट्ठा रख रहा है। अगर मैंने एक गिलास पानी भर लिया और उसमें ऐसे मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हुए, तो हर वाटर मॉलिक्यूल 4 डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स से कनेक्टेड होगा थ्रू दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो मैं डॉटेड लाइन से दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है, ये उसकी स्टेट के लिए कतई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड नहीं है। स्टेट के लिए तो ये रेस्पॉन्सिबल हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जो कि एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ही वीक बॉन्ड है। रिजल्ट वो सॉलिड होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप देखते ही हैं वाटर सॉलिड हो भी सकता है, अगर मैं बिलो 0 डिग्री चला जाऊं तो वो सॉलिड हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे देखूं तो लिक्विड हो जाएगा। बट अगर मैं इस पर्टिकुलर बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करूं तो इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ और इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कोई मैच नहीं है, ये बहुत ही वीक बॉन्ड है। आप 100 डिग्री पे जब इसको बॉयल करने लगते हैं तो ये वाले बॉन्ड टूट जाते हैं, इमीडिएटली टूट जाते हैं, रिजल्टिंग वाटर वेपर बन जाता है। वो वेपर इस कमरे में कहीं कहीं घूम रहा है, उसके आजू बाजू कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, वो डिस्क्रीट वाटर मॉलिक्यूल है ये एक, जो आपके कमरे में घूम रहा है। और जब आप उसको गिलास में रखे हुए थे तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे जो इस हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्टेड थे, रिजल्टिंग वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे थे। या जब बर्फ़ जमाते हो आप, सॉलिड बनता है, तो भी यही हाइड्रोजन बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके अंदर वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी स्ट्रॉन्ग होते ही वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या कुछ और फैक्टर्स है। बट आप ये ध्यान रखें कि गैसियस फॉर्म में जो आपको वाटर वेपर की फॉर्म में दिख रहा है वो एक ऐसा डिस्क्रीट मॉलिक्यूल था, लेकिन जब बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ उसने ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए आपके गिलास में आके, तब वो लिक्विड फॉर्म में आया। तो जो उसकी स्टेट के लिए रेस्पॉन्सिबल बॉन्ड था वो ये बॉन्ड था, ना कि ये बॉन्ड। और मैं बता रहा था, अब आपने गर्म किया 100 डिग्री पे, ये बॉन्ड टूट गए, ये नहीं टूटे। इसको तोड़ना आसान नहीं है, कोई लगभग आप मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके जाओगे तब जाके ये बॉन्ड टूट सकता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये कंपैरेटिवली बहुत ही वीक बॉन्ड है। ये 100 डिग्री पे ही टूट गया, 100 डिग्री पे इसका डिसोसिएशन हो गया, इसका 1000 पे भी नहीं हुआ। ये बॉन्ड उसकी स्टेट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जिसको मैं नाम दे रहा हूं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए, ये मेरे पास H2S था, वही सीन, H पे पॉजिटिव है, S पे नेगेटिव है, S पे नेगेटिव है, H पे पॉजिटिव है। इसके बीच का जो ये अट्रैक्शन है, ये दिखता तो वैसा ही है, बट इसका नाम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये एक्चुअली कीज़म बॉन्ड है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। मतलब किसी एक पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल का, जैसे सल्फर का ये नेगेटिव पोल और H का ये दूसरे H2S का पॉजिटिव पोल, किसी दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल के साथ जो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को बोला है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या कीज़म बॉन्ड। और अगर ये अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो सिर्फ 3 सिचुएशन बताई, FON के साथ H लगा हुआ हो, तो इस बॉन्ड को नाम दे दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए एक और एग्जांपल से इसी बात को फिर दोबारा से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा ये सारी बातें। मेरे पास 4 अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। एक में मैंने डाला HF के मॉलिक्यूल्स, ये जो स्टेट की बातें कर रहा हूँ एक मॉलिक्यूल के साथ तो कर ही नहीं सकता, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। ये है HCl का मॉलिक्यूल, ये है मेरे पास HBr के मॉलिक्यूल्स, दिखा नहीं रहा पूरा मॉलिक्यूल, और ये है मेरे पास HI के मॉलिक्यूल्स। लाइक दिस, एक बोतल में ये भर रखे हैं, एक बोतल में ये भर रखे हैं, एक बोतल में ये भर रखे हैं, एक बोतल में ये भर रखे हैं। अब क्या होगा, किसके बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसे सॉलिड बनाएंगे, लिक्विड बनाएंगे या गैस बनाएंगे? पहले तो टेक्निकल पॉइंट सुन लो कि ये तीनों गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये ट्रुथ है, ये नेचर है कि ये तीनों गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक यही ऐसा है
जो सेमी सॉलिड या विस्कस सा लिक्विड मुझे समटाइम अपीयर होता है, विस्कस लिक्विड मान लेता हूं मैं, और ये तीनों गैस। अब इसके पीछे की कहानी सुनिए। H और F में F पे नेगेटिव चार्ज है, H पे पॉजिटिव चार्ज है। इसके बीच का ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको मैं नाम देता हूं हाइड्रोजन बॉन्ड, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स की कैटेगरी है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। अपने वर्ड्स को अब इंटर पार्टिकल से इंटरमॉलिक्यूलर पे ले आया हूं। ये सब जो कैटेगरीज दिखा रखी हैं मैंने, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की कैटेगरी हैं। वो कोवेलेंट कंपाउंड्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड विद लिंकेज नहीं था, विद 3D नेटवर्क नहीं था, जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, लाइक मीथेन, लाइक नाइट्रोजन, लाइक बेंजीन, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, उन सभी के मॉलिक्यूल्स में यही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। इनमें से ही कोई एक होगा। अगर मैं आपको कोवेलेंट कंपाउंड्स दिखाऊं जिन्होंने नेटवर्क नहीं बनाया, N2O2, अमोनिया, वाटर, HCl, बेंजीन, एसिटिक एसिड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, और मैं कितने ही नाम लिखता चला जाऊं। कोवेलेंट कंपाउंड्स के पूरी किताबें भरी पड़ी हैं, भरमार हैं हमारे चारों तरफ। उन सभी में क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग विद नेटवर्क नहीं हुई, तो उनकी स्टेट को लेके मैं क्लियर नहीं था कि उनकी स्टेट क्या होगी, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड तो उनकी स्टेट के लिए रेस्पॉन्सिबल ही नहीं था। कोवेलेंट बॉन्ड तो तब रेस्पॉन्सिबल होता जब नेटवर्क लिंकेज बनता। तो इन सब में फिर किस तरह का फोर्स है, तो हम देखेंगे कि इन्हीं में से कोई ना कोई एक निकल के आएगा। तो हम 1 बाय 1 इन्हीं में से किसी एक को समझने की कोशिश कर रहे हैं और फिर कंपेयर करेंगे उनकी स्टेट्स को लेके। अभी फिलहाल HF को मैं बता रहा था कि HF का मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लिंक है, जो डेफिनेटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। HCl में जो ये बॉन्ड है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये कीजम बॉन्ड है। व्हाट अबाउट दिस, ये भी कीजम बॉन्ड है। व्हाट अबाउट दिस, ये भी कीजम बॉन्ड है H और I के बीच में, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इसका पॉजिटिव पोल इसके नेगेटिव पोल के साथ, इसका पॉजिटिव पोल इसके नेगेटिव पोल के साथ, इसका नेगेटिव पोल इसके पॉजिटिव पोल के साथ एक पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, जिसको मैं बोलता हूं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या कीजम फोर्सेस। ये जो कीजम फोर्सेस हैं, या मैं बोलूं कीजम और लंडन फोर्सेस, दोनों के लिए एक साथ बोल रहा हूं ये बात, ये साइज पे डिपेंड करती हैं। लार्जर साइज, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक बॉन्ड में जाके ये बात मत बोलना, कोवेलेंट बॉन्ड्स विद नेटवर्क में जाके ये बात मत बोलना। ये सिर्फ यहीं बोलनी है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में एक टर्म आता है हमारे पास, वंडरवाल फोर्सेस। वो वंडरवॉल फोर्सेस क्या है? ये वंडरवॉल फोर्सेस एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही होते हैं। वंडरवाल बॉन्ड कह दो या वंडरवाल फोर्सेस कह दो। मोस्ट ऑफ द टाइम कीजम बॉन्ड, लंडन बॉन्ड और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बॉन्ड, इन तीन को वंडरवॉल बॉन्ड्स की कैटेगरी में डाला जाता है, इन दो को नहीं डाला जाता। बट सम टाइम इन सभी को वंडरवॉल बॉन्ड्स कंसिडर कर लिया जाता है। हम लोग पढ़ें तो इन सभी को गए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम इन तीन को ही यूज़ कर रहे होते हैं। इनका बहुत कम यूटिलिटी रहता है हमारे पास। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये तीन हमारे पास वंडरवॉल बॉन्ड हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक कैटेगरी ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, बट वो स्पेशल टाइप है, उसको वंडरवॉल बॉन्ड ना कह के हाइड्रोजन बॉन्ड ही कहा जाता है। सो लार्ज साइज, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर मैं HCl, HBr और HI में अगर कंपेयर करूं तो मुझे पता है HI के फोर्सेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे अमंग दीज थ्री, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है। आप देख सकते हैं I का साइज बड़ा होता है Br के कंपैरिजन में, Cl के कंपैरिजन में। तो अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल देखूं तो मुझे पता है HI में सबसे ज़्यादा होगा, देन इट विल बी HBr एंड देन इट विल बी HCl। यहाँ मत चले जाना कि सर ये सबसे छोटा था, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। रुको, हाइड्रोजन बॉन्ड कीजम बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है, रिजल्टिंग HF का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनसे ज़्यादा होगा।
एक्सेप्शनली ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा हुआ? क्योंकि HF के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता था और हाइड्रोजन बॉन्ड कीज़म बॉन्ड से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये हमारा पर्टिकुलर पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का सीक्वेंस रहेगा। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे, मतलब HI का HF का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा और HCl का अमंग दीज सबसे कम होगा। क्या हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड कीज़म बॉन्ड पे भारी पड़ेगा? तो जवाब है नहीं। हालांकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमें ऐसा दिखता है कि कीज़म बॉन्ड वीकर है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, बट आंख बंद करके ये बात कतई फॉलो मत करना। हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा नंबर 1 पे आएगा ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ऐसे कई केसेस दिखेंगे जहां हाइड्रोजन बॉन्ड आपका सेकंड थर्ड रैंक पे आ सकता है, रादर लास्ट में भी आ सकता है। आज तो वो एग्जांपल्स मैं यहाँ पे पुट नहीं करने वाला, बट आपको अगर कहीं मौका मिला तो मैं बता भी दूंगा, आपको ये आइडिया ज़रूर दे दूंगा कि रट्टा मत मार लें कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा विनर रहेगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हम फेस कर रहे हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपीयर होता है, होता नहीं है, अपीयर हो रहा है वो हर जगह पे। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल्स पे बात करता हूं मैं यहीं पे, ऐसे ही सेम। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है वाटर, एक बोतल के अंदर फिल किया हुआ हमने बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल लिए हुए हैं। इधर एक बोतल में हमने H2S फिल किया हुआ है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ये एक और बोतल है जहाँ पे हमने H2SC लिया हुआ है, सेम फैमिली के हैं, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम। तीनों की शक्लें देखोगे तो तीनों आपको इस तरह के वी शेप नज़र आएंगे, ऐसे वी शेप के नज़र आएंगे सब। अब आप देखें ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल है और इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको मैं नाम दे चुका हूं हाइड्रोजन बॉन्ड, और मैं मना कर चुका हूं कि इसके बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होंगे, इसके बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होंगे। तो क्योंकि मॉलिक्यूल पोलर है तो पोलर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कैटेगरी रहेगा वो रहेगा कीज़म बॉन्ड, दोनों में ही। आप वन लाइन पॉइंट याद रख लीजिए, बस वन लाइन पॉइंट फाइनल रहेगा वो, कि दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कीज़म बॉन्ड होगा, वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। और अगर FON के साथ H लगा हुआ है तो वही पोलैरिटी उस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगी, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कंपेयर टू कीज़म इन मोस्ट ऑफ आवर एग्जांपल्स। इन रियलिटी कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरफ कर दो, वो स्ट्रॉन्ग है। कीज़म बॉन्ड्स जिनके बीच में हैं उनको एक साथ रखो, उनमें किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लार्जर होगा? तो आप साइज देखिए, जिसका साइज बड़ा है उसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लार्जर होंगे, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे, इसके बहुत वीकली अट्रैक्टेड होंगे। ये सबसे छोटा जरूर था बट इसमें तो स्पेशल कैटेगरी ऑफ द बॉन्ड था हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नंबर 1 पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में आपके पास मिलेगा वाटर, नंबर 2 पे आपको मिलेगा H2SC और नंबर 3 पे आपको मिलेगा H2S। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और कैटेगरीज ऑफ द फोर्सेस देखते हैं। 2 लाइनें याद रख के आगे बढ़े हैं, कहानी बहुत लंबी सुना दी मैंने कि अगर FON के साथ H है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और अगर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उनके बीच में कीज़म या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। तीसरा देखिए, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये बोतल है समझ लो, जहाँ मैंने दोनों तरफ 2 पार्टिकल्स रखे हुए हैं। एक तरफ मैंने HCl के मॉलिक्यूल्स रखे हैं, दूसरी तरफ मैंने क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स रखे हैं। अब HCl के मॉलिक्यूल के बारे में एक पॉइंट क्लियर है कि ये पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब इनके बीच में डाइपोल एग्जिस्ट करता है। सी हियर लाइक दिस, ये HCl और ये HCl, इनके बीच में भी एक डाइपोल एग्जिस्ट करता है, प्लस माइनस। तो यहां से अट्रैक्शन बनना है, जिसको मैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन बोलता था। इधर ये क्लोरीन है, इसमें तो ऐसा कोई डाइपोल नहीं है,
ये तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को कुछ ऐसा देखिए कि ये उसका ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है, 2 एटम्स का ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई है, और ये उसके बाहर कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके। क्लोरीन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको दिखाऊं तो 2 एटम्स थे, दोनों के न्यूक्लियस ग्रुप बन गए, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स 34 का ग्रुप बन गया, वो 34 इलेक्ट्रॉन्स यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पैक्ड हो गए। अब ये मॉलिक्यूल दिख रहा है मुझे क्लोरीन का, जो नॉन पोलर था, जिसमें नेगेटिव चार्ज क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड था। जैसे ही इसके पास ये पोलर मॉलिक्यूल आया, प्लीज सी केयरफुली, जैसे ही इसके पास ये पोलर मॉलिक्यूल आया HCl का, कैसे आया, मैंने ये बीच की दीवार हटा दी। जैसे ये HCl का मॉलिक्यूल गैसियस इस Cl2 के आसपास घूमते घूमते आया, तो इस पोलर मॉलिक्यूल ने इसके नेगेटिव क्लाउड को धक्का मारा, रिपेल किया, और इस पॉजिटिव बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। रिजल्टिंग इसकी शक्ल थोड़ी बदल गई, और शक्ल बदलने पे ये कैसी शक्ल होगी आप ध्यान से देखिए। ये तो पोलर था ही, जन्मजात पोलर था, इसमें पोलैरिटी क्रिएट हो गई, इसमें पोलैरिटी पैदा हो गई, इसमें पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो गई। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर बन गया इन प्रेजेंस ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल। इसके नेगेटिव पोल ने इसके चार्ज को अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड करवा दिया, रिजल्टिंग एक पोल पॉजिटिव, एक पोल नेगेटिव। इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में एक पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका नाम है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हमेशा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन ही दिखाता है। तो मेरी तीसरी लाइन रट्टा मारने के लिए क्या आई कि एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब आप एग्जाम्पल बदलते जाइए, यहाँ HF रख लीजिए, यहाँ Cl2 रख लीजिए, यहाँ आप HBr रख लीजिए, यहाँ Br2 रख लीजिए, या कोई भी और। मान लो मैं कहता हूँ कि एक H2 है और एक सपोज करो वाटर है, बताओ इसके बीच में कैसा फोर्स होगा। तो आप समझ जाएंगे जी, एक नॉन पोलर है, एक पोलर है, तो एक पोलर और एक नॉन पोलर में तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल ही होता है। अगर मैं कहूँ अच्छा वाटर और वाटर में बताओ, तो आप समझ जाओगे ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो पोलर में तो इन दो में से कोई एक हो सकता था, तो क्योंकि O के साथ H लगा हुआ है तो ये मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर मैं कहूँ अच्छा ठीक है, एक वाटर है और एक HBr है, इनमें बताओ, तो वाटर में तो पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HBr में पता है पोलर मॉलिक्यूल है तो डाइपोल होगा। जब दोनों को मिक्स करूंगा तो ये भी पोलर और दो पोलर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, कीजम बॉन्ड, डाइपोल अट्रैक्शन। अब हाइड्रोजन बॉन्ड नाम नहीं दूंगा क्योंकि इस H पे उतना पॉजिटिव नहीं आने वाला इस Br की वजह से कि मैं उस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड नाम दे पाऊँ। अगर मैं यहाँ पे Br2 कर देता हूँ, हाँ तो ठीक है, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, तो एक नॉन पोल, जैसे ये पोलर इसमें डालोगे तो वो इसके अंदर डाइपोल को इंड्यूस करेगा लाइक दिस, तो इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। मतलब एक में डाइपोल परमानेंट था, एक में डाइपोल इंड्यूस हुआ, फिर उसके एक पोल ने उसके अपोजिट पोल के साथ अट्रैक्शन शो किया, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिसको बोल रहा हूँ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। चलिए आगे देखते हैं, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ये मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, ज़्यादा नहीं दिखा रहा, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसको छोड़ो। अब मैंने इसके अंदर NaCl डाल दिया, एक आयनिक कंपाउंड था, तो ये जो आयन होगा Na+, ये इस नेगेटिव पोल के साथ अट्रैक्शन दिखाएगा। बहुत क्लियरली आप इस बात को समझिएगा, बहुत क्लियरली, कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं C, ये हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल थे, इसमें मैंने सोडियम आयन डाला, क्लोराइड भी डाला, एक बार सोडियम को देखिए, तो वाटर का वो पोलर मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से घेर लेता है यूं, ये वाटर का वो नेगेटिव पोल होता है O वाला हिस्सा, और ये पॉजिटिव पोल H वाला, ऐसे समझ लो, ऐसे देखो इसको, ये O पे नेगेटिव और ये H पे पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव पोल इस Na+ के साथ अट्रैक्शन दिखा रहा है लाइक दिस, जिसको मैं नाम दे रहा हूं आयन डाइपोल अट्रैक्शन। अगर मैं
क्योंकि मैंने Cl डाला था तो इसी बर्तन में कहीं मुझे Cl नेगेटिव दिखेगा, जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐसे अट्रैक्टेड होंगे और उनका पॉजिटिव पोल इसके नेगेटिव पोल के साथ अट्रैक्शन दिखा रहा होगा। यह है आयन डाइपोल अट्रैक्शन। कभी भी कोई एक आयनिक कंपाउंड और एक पोलर मॉलिक्यूल आप देखें, अब मैं सबकी पहचान बताता आ रहा हूं पीछे से, तो जब भी आप कोई आयनिक कंपाउंड और पोलर मॉलिक्यूल देखें, लाइक किसी ने मुझसे पूछा कि K2SO4 और HCl के मॉलिक्यूल्स में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो मुझे पहले पहचानना है कि ये आयनिक कंपाउंड है और ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन होगा। और ठीक ऐसा ही आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन क्या होगा? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल और एक आयनिक कंपाउंड में फोर्स। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक आयनिक कंपाउंड है NaCl, उसमें मैंने डाल दिया क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो ये जो आयन गया है Na+, ये भी इस क्लोरीन को इंड्यूस्ड डाइपोल दे सकता है, दे देता है। उस पर्टिकुलर फोर्स को बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। हालांकि इन दोनों की बहुत ज़्यादा चर्चा हम नहीं करते हैं, स्पेशली एक दो पॉइंट्स पे सिर्फ यही जज करने में काम आता है कि वो जो दो बॉडीज़ हैं उनमें कैसा फोर्स होगा। तो आपको ये देखना होता है आयनिक कंपाउंड और पोलर मॉलिक्यूल में ये वाला फोर्स होगा और आयनिक कंपाउंड और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ये वाला फोर्स होगा। लास्ट पे चलते हैं, लंदन फोर्सेस क्या हैं। तो लंदन फोर्सेस को समझिए, इसके कई नाम हैं। एक नाम हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब समझे, नाम में ही क्लियर है, इंस्टेंट के लिए डाइपोल पैदा हुआ और उसने किसी दूसरे में इंड्यूस कर दिया। हमेशा दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में दिखता है। दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे Cl2 एंड Cl2, मोनोएटॉमिक गैसेस जैसे हीलियम एंड हीलियम, हीलियम एंड नियोन, पहचान के लिए तो बेस्ट है, कुछ सोचना ही नहीं है। दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। अब आपकी मर्जी है। मीथेन, मीथेन दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। CCl4 एंड CCl4 दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। CH4 एंड CO2 दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। CCl4 एंड CO2 दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। और ऐसे ढूंढते जाओ। दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में हमेशा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है वो लंदन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल ही होता है। एक एग्जांपल से समझा देता हूं बस। यहां मेरे पास हीलियम के एटम्स पड़े हैं जो कि बाय नेचर किसी तरह का कोई चार्ज सेपरेशन नहीं दिखाते। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सब एटॉमिक फॉर्म नॉन पोलर रहती हैं। तो हीलियम हीलियम नॉन पोलर स्पेसेस पड़ी हैं। फॉर द इंस्टेंट, जस्ट फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ऐसा होता है कि हीलियम के न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन जब दूरी पे जाता है, क्योंकि फिक्स तो है नहीं, बोर के अकॉर्डिंग ऐसा तो है नहीं कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स रास्ते पे चक्कर काट रहा है। तो जस्ट फॉर द इंस्टेंट जब वो उस न्यूक्लियस से दूर जाता है तो उस एटम में इंस्टेंट डाइपोल क्रिएट होता है। जस्ट फॉर द मोमेंट डाइपोल क्रिएट होता है। और वो जस्ट फॉर द मोमेंट जो डाइपोल क्रिएट होता है वो किसी दूसरे में इंड्यूस करता है डाइपोल, मतलब उसके पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचता है और नेगेटिव को दूर करता है। ये जस्ट फॉर द इंस्टेंट होता है। और उसी इंस्टेंट में इसके और इसके बीच का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड रहता है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोला है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, या एक और बहुत सुंदर नाम मैं कह सकता हूं, लंदन फोर्सेस। ये लंदन फोर्सेस हैं। बस सिंपल याद रखिए, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लंदन फोर्सेस। अगर मैं नटशेल में बात करूं तो यही चार बातें ही आपको याद रखनी होती हैं। दो नॉन पोलर्स में लंदन फोर्सेस, दो पोलर में डाइपोल डाइपोल, एक पोलर और एक नॉन पोलर में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और FON के साथ लगे H वाली केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं सीक्वेंस दूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, देन देयर कम्स डाइपोल डाइपोल, then there comes dipole induced dipole, and at last there comes London forces. Please remember, ये सीक्वेंस
तब काम करता है जब सब पार्टिकल्स के, सब मॉलिक्यूल्स के साइज अप्रोक्सीमेटली सेम हैं। साइज का ना आइडिया हो तो मॉलिक्यूलर मास देख लीजिए, उनके मॉलिक्यूलर मास अप्रोक्सीमेटली सेम हैं। अगर मॉलिक्यूलर मासेज में आमूलचूल डिफरेंस आप देखते हो तो आप इस सीक्वेंस को आंख मूंद के फॉलो करना बंद कर दीजिएगा, आप कहीं भी फंस सकते हैं। ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल रहेगा जब साइज अप्रोक्सीमेटली सेम हो। सी, मान लो मुझे 5 मॉलिक्यूल दिखे डाइपोल डाइपोल वाले, तो फिर मैं साइज पे जाऊंगा, जितना लार्जर साइज होगा उतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे। सेम ये बात यहाँ पे भी एप्लीकेबल है और सेम ये बात यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। बट जो आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड बताए थे वहाँ ये बात हूबहू एप्लीकेबल नहीं होती। लाइक मान लीजिए मुझे एक मॉलिक्यूल दिया गया CO2, एक मॉलिक्यूल दिया गया SO3, एक मॉलिक्यूल दिया गया N2, एक मॉलिक्यूल दिया गया H2, और मुझे अच्छे से पता है कि ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। एक बोतल में SO3 भर के दे दिया, एक बोतल में CO2 भर के दे दिया, एक बोतल में N2 भर के दे दिया, एक बोतल में H2 भर के दे दिया, और मुझे पता था कि ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं श्योर था कि इनके पार्टिकल्स में लंडन फोर्सेस होंगे, और जब लंडन फोर्सेस होंगे तो फिर लंडन फोर्सेस किस में सबसे ज़्यादा होंगे वो डिपेंड करेगा कि किसका साइज सबसे बड़ा है। आप देख लो यहाँ सेकंड पीरियड के 3 मेंबर, थर्ड पीरियड का 1 मेंबर, तो यही साइज में सबसे बड़ा दिख रहा है। नहीं तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो, इसका मॉलिक्यूलर मास 80 के आसपास आ रहा है, इसका 44, इसका 28, इसका सिर्फ 2, तो मतलब इसके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि लार्जर फोर्स है, लंडन फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगे, इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और भी वीक होंगे, और इनके मॉलिक्यूल्स में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माशाअल्लाह सबसे वीक होंगे। तो आप मेरी बात को समझ जाएं कि ये तब डिपेंड करेगा, ये तब एग्जिस्ट करेगा प्रॉपरली जब साइज सेम है। कहीं ऐसा ना हो कि एक मॉलिक्यूल पहाड़ जितना बड़ा ले लें और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी फेल कर दे। वो एग्जांपल बताता हूं अभी आपको। एक मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है एक बोतल में, और दूसरी बोतल में मेरे पास आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं। आयोडीन नॉन पोलर है तो उसके पार्टिकल्स में लंडन फोर्सेस हैं, और वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है और हाईली पोलर है विद द स्पेशल कंडीशंस, तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब मैं तो अंधा हूं, मैंने तो रट्टा मार रखा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और मैं फंस गया। हाइड्रोजन बॉन्ड बेशक स्ट्रॉन्ग होता होगा, यहाँ इस केस में नहीं है। आप देख लो, ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है। इसके मेल्टिंग पॉइंट को देख लो, इसके मेल्टिंग पॉइंट को देख लो, दोनों में काफ़ी 100 से ज़्यादा डिग्री का फर्क है। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा जस्ट बिकॉज साइज इतना बड़ा हो गया कि लंडन फोर्सेस बहुत लार्ज हो गए, रिजल्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लार्ज हो गया, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो गया, ये सॉलिड की फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे मिला जबकि ये गैस लिक्विड की फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे मिला। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसको आंख बंद करके फॉलो नहीं करना। पहली बात, इसको तब फॉलो कर लेंगे जब साइज लगभग सेम हो। दूसरी बात, अगर सिर्फ यही फॉलो करने हैं तो आप इन केसेस में याद रखें कि डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के 5 मॉलिक्यूल आ गए तो साइज बड़ा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लार्जर होंगे। लंडन फोर्सेस के 5 मॉलिक्यूल आ गए तो साइज अगर लार्जर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लार्जर होगा। और यही मुझे स्टेट बताएगा, यही मुझे डेफिनेटली स्टेट ऑफ द स्पीसीज बताने वाला है। सी हियर, मेरे पास नाइट्रोजन है N ट्रिपल बॉन्ड N, मेरे पास हाइड्रोजन है H सिंगल बॉन्ड H, मेरे पास ऑक्सीजन है O डबल बॉन्ड O। किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, किसके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं? तो देखिए, इन बॉन्ड्स पे मत जाइए, ये बॉन्ड स्टेट को, मेल्टिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को बिल्कुल नहीं बताते। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को बताएंगे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस। ये भी पोलर, सॉरी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, इसमें भी लंडन फोर्स, इसमें भी लंडन फोर्स, इसमें भी लंडन फोर्स। तो साइज पे चले जाओ, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल सबसे लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा, सबसे लेस बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साइज में बड़ा लफड़ा है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं, डेटा भी अलग अलग दिखता है। मॉलिक्यूलर मास पे चला जाता हूँ, O2 का नंबर लास्ट में लगाता हूँ, N2 का बीच में, क्योंकि O2 का मॉलिक्यूलर मास 32 है, N2 का 28।
बट सम जगहों पे, कुछ जगहों पे आप देखेंगे तो डाटा में थोड़ा वेरिएशन मिल सकता है, आप इसी को फॉलो कर लीजिएगा। साइज का आइडिया समटाइम हमें नहीं हो पा रहा होता, तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास देख के अपनी इस काम को बखूबी अंजाम देते हैं। और फिर हालांकि ये अभी भी नहीं बता पा रहे कि स्टेट क्या होगी, मतलब कब बोलूँ मैं स्टेट की सॉलिड होगा या लिक्विड। आप इस एग्जाम्पल को, लास्ट एग्जाम्पल आज का है, काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका है, F2Cl2Br2I2 को देखिए। सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, सबके पार्टिकल्स में लंडन फोर्सेस है, सबके पार्टिकल्स में लंडन फोर्सेस है। ऐसे में सोचिएगा, एक बोतल में फ्लोरीन रखा हुआ है, एक बोतल में क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं, एक में ब्रोमीन के हैं, एक में आयोडीन के हैं। साइज इसका सबसे बड़ा है, तो मुझे लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसी में सबसे ज़्यादा होगा और इसमें सबसे वीक होगा। यस, ऐसा ही है। स्टेट की जहाँ तक बात है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये दोनों गैस हैं। प्लीज रिमेंबर, मैं FF के बॉन्ड की, CL के बॉन्ड की बात नहीं कर रहा कि वो स्ट्रॉन्ग है या वो वीक है। वो तो CL में सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो तो CL में सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के लिए वो बॉन्ड तो रेस्पॉन्सिबल ही नहीं है। Cl और Cl का ये बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है उस बात से कोई मतलब नहीं है। रादर Cl2 और Cl2 के मॉलिक्यूल्स में कैसे फोर्सेज हैं, लंडन फोर्सेज, वो डिसाइडिंग फैक्टर था उसकी स्टेट के लिए, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के लिए। आयोडीन विनर रहा। सॉलिड ये बना, लिक्विड ये बना, आप कहें सर ये गैस बना लो, ये लिक्विड बना जाए, वो नहीं बता सकता मैं, वो नेचुरल है। मैं तो ये बता सकता हूँ कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग थे, इसमें मॉडरेट, इसमें और वीक, इसमें वीकेस्ट। वो स्टेट कब गैस से लिक्विड या लिक्विड से गैस बनेगी या लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड, क्या रेंज होगा, वो डिसाइड नहीं कर सकते हम, वो सिर्फ मैच, कंपेयर या याद रख सकते हैं। आई होप ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आप समझ पाए होंगे कि ये किस तरह से स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। गुड बाय।